अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से मुलाकात की। प्रदेश भर से भरी संख्या में किसान जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान, मजदूर और गरीबों को समर्पित है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान भारी संख्या में किसान उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तमाम किसानों ने उनका आभार भी जताया। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों को समर्पित है। तो बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसानों ने आभार जताया है। किसानों को अब की बार बजट में बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। इसी को देखते हुए किसान जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से मुलाकात की। प्रदेश भर के किसान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। किसानों से संवाद किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से अभी हमने बीते दिनों देखा कि बजट में किस तरह से किसानों को बड़ी सौगात राजस्थान सरकार ने दी है, इसी को देखते हुए तमाम किसान जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे, उनका आभार भी जताया। क्या जानकारी इसको लेकर? राजस्थान में जैसे बजट पेश हुआ और लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट है वो किसान, युवा और कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में रखा जाएगा, और यही हुआ जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये कहा जा रहा था कि एक और जहां दिल्ली में किसान धरने पर बैठे थे और राजस्थान के अमूमन अलवर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छूते हैं, वहां किसान कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। उन्हीं को साधने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कई पहल की गई। इस बार बजट में किसानों को बीज पर सब्सिडी और साथ ही जहां पर जो कनेक्शन, बिजली कनेक्शन दिए गए थे जो पूर्ववर्ती सरकार में पेंडिंग थे, उन कनेक्शनों को बहाली करने को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और साथ ही नए 1,50,000 कनेक्शन दिए जाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही किसानों को सब्सिडी और कर्ज में छूट देने की बात कही गई है और जो किसानों के लिए लोन की बात की गई है उसे लेकर भी कहा गया है कि और जल्द ही किसानों को उन पर छूट दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम पशुधन की बात करें तो वहां पर जो राज्य पशु ऊंट है उसके पालने को लेकर भी पहले कहा गया था कि उनके रखरखाव को लेकर 10,000 रुपए का खर्चा दिया जा रहा था, अब वो बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। अगर हम ऑल ओवर कृषि और जो पशुधन को लेकर हम बात करें कि इस क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार बजट में जो किसानों को साधने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। और यही नजारा हम देखें कि आज सुबह जैसे मुख्यमंत्री कल कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, आज सुबह जैसे अपने आवास पर रहे तो सुबह किसानों का एक बड़ा जत्था वहां पर पहुंचा, जिसमें राजस्थान के तमाम जिलों के किसान प्रतिनिधि और किसान मंच से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे। बजट में विशेष फोकस किसानों पर, युवाओं पर और गरीबों पर किया गया है, महिलाओं पर किया गया है। किसानों की अगर बात करें, जैसा आपने भी बताया, चाहे वो बीजों में या सीड्स में सब्सिडी देने की बात हो, बिजली कनेक्शन की बात हो, लोन की बात हो, तो किसानों के लिए अब की बात मिलाकर देखें तो बजट काफी अच्छा रहा। यही वजह क्या माने कि किसान जो है, जो किसानों को साधने की कोशिश की गई थी वो यहां पर सफल दिख रही है और किसान जो है बड़ी संख्या में सीएम से मिलने पहुंचे, उनका आभार भी जताया। जी, कहा जा सकता है क्योंकि हम देख रहे थे कि राजस्थान का किसान बिजली कटौती से काफी परेशान चल रहा था, जहां हमने देखा कि बीते दिनों जो गर्मी पड़ी है उसमें किसान काफी परेशान था। इसमें बिजली कटौती के साथ साथ अब यहाँ राजस्थान में 24 घंटे बिजली देने का भी आह्वान किया गया है। इसके साथ ही किसानों को जहाँ लगातार किसान परेशान चल रहे थे, किसानों को कई तरह की परेशानियां खाद बीज में मिल रही थी, किसानों को लोन के अंदर कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही थी। पानी एक बड़ी समस्या थी। जो ERCP योजना थी जो हरियाणा से MOU किया है राज्य सरकार ने, एक वो बड़ा कदम माना गया। और बजट में हमने जब देखा, दिया कुमारी जब बजट पढ़ रही थी और ERCP योजना को लेकर जब उन्होंने किया, पूरा सदन में
तालियां बजने लगी थी, क्योंकि एक बड़ी जो चुनौती थी पिछले 25-30 सालों से, ये चुनौती राजस्थान के लिए रही कि यमुना का पानी आखिरकार राजस्थान कैसे पहुंचाया जाए। हरियाणा सरकार के साथ भजनलाल ने एमओयू किया और उसी का फायदा है कि अब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों को पानी मिलेगा, जिससे किसानों को जो कृषि का कार्य है वो आसानी से कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ ईआरसीपी के अलावा कई ऐसी डैम और नहरें हैं जिनको गांव-गांव ढानी तक जोड़ने का काम सरकार कर रही है, ताकि किसानों को किसी भी तरीके का जो पानी की किल्लत है उसका सामना ना करना। यानी कुलदीप, कुल मिलाकर अब की बार का जो बजट पेश किया गया उसे पूरी तरह से हम किसानों को समर्पित बोल सकते हैं, और वही तस्वीरें राजस्थान से सामने भी आई कि किसानों ने उसका खुलकर जो है सहयोग किया और खुलकर उस बजट के लिए आभार भी जताया यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है बजट को लेकर जमकर बीजेपी सरकार को या भजनलाल शर्मा सरकार को घेरता हुआ भी नजर आया। साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जो बजट है वो निराशाजनक है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई को किस तरह देखें? देखिए, हर सरकार का एक विजन होता है, और अगर हम देखें भजनलाल सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और 9 महीने के कार्यकाल में हमने देखा 2 बार आचार संहिता रही, और आचार संहिता के बाद ये बड़ा माना जा सकता है कि राजस्थान में एक बड़ा जो बजट जो पूर्ण रूप से सरकार ने पेश किया, अपना पहला बजट, उसके अंदर काफी ऐसी चीजें रही है जिससे लोगों को कई उम्मीदें हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें उद्योगों के लिए और उद्यमियों के लिए सरकार ने खासा कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर विभाग को जोड़ते हुए सरकार ने ये कोशिश की है कि हर विभाग को जोड़ा जाए और हर उस तबके को जोड़ा जाए जो सरकार से सरोकार रखता है। हालांकि विपक्ष जरूर ये कह रहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो ऐसा लग रहा है 5 साल का बजट हो, क्योंकि इस बार जो बजट में है तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। विपक्ष जरूर चिंतित है कि आखिरकार इतना बड़ा बजट पेश किया है। हालांकि उनका कहना यह है कि अभी तक केंद्र सरकार ने किसी तरह का बजट पेश नहीं किया है, तो राज्य सरकार की ओर से इतने बड़े वादे, इतनी सब चीजें कैसे किए जा सकती है। और इसी का नतीजा रहा कि अमोमेश जब हम सदन में देख रहे थे, आज सदन में जिस तरीके की प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों का जवाब दिए जा रहे थे, मंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। इसका मंत्री जब खड़े हुए तो विपक्ष ने वहां पर वॉकआउट किया, और जहां पर मेज पर कई तरह के अनुमोदन मांगों पर चर्चा हुई और वहां पर प्रश्नों के जवाब जब मंत्री देने लगे तो विपक्ष की ओर से हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। हालांकि आज सदन में ये रहा कि जो राजस्थान के कृषि मंत्री रहे किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया था पहले ही, और इस्तीफे के बाद अब सुर्खियां राजस्थान में ये रही है कि उन्होंने अब सदन में नहीं आने की अर्जी लगाई थी, जहां पर सदन में ध्वनिमत के साथ वो पास हो गए। और लेकिन इससे लेकर विपक्ष में नाराजगी है कि कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में कृषि बजट को आप सराहनीय बता रहे हो, लेकिन अगर हम देखें जनता के बीच अगर मुद्दों की बात की जाए तो लगातार ये कहा जा सकता है कि अभी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरा है। लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, विपक्ष चाहे जो कहे, और विपक्ष का काम भी है कि सरकार की जो योजनाएं, सरकार की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें कमियां निकाले ताकि लोगों के तक एक सही जानकारी पहुंच सके। हालांकि ये पूरा काम विपक्ष अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो बजट रहा है अमूमन हर वर्ग को, बिल्कुल, यानी जनता को साधने के लिए ये बजट जो है सफल यहाँ पर साबित होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से किसानों में बजट पेश होने के बाद खुशी की लहर है, और वही वजह, वही तस्वीरें राजस्थान से सामने भी आई कि किसान जो है भारी संख्या में प्रदेश भर से भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री का आभार भी उन्होंने जताया। हालांकि उपचुनाव में कितना फायदा इसका मिलता है बीजेपी को, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां नाले उफान पर है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी से दिल को झंझोड़ देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। तस्वीरें दिख रही है जहां पलिया कस्बे के चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया था। कोई साधन नहीं था, ना तो कोई रोड, ना ही रेल, जिस कारण एक शख्स अपनी बहन के शव को कंधे पर लेकर गांव पहुंचा। आगे आगे भाई चल रहा था और पीछे पीछे रोती बिलखती मां चल रही थी। 5 किलोमीटर तक अपनी बहन का शव लेकर भाई चलता रहा और महाराजनगर गांव पहुंचा। आपको बता दें कि 15 साल की नाबालिग लड़की को टाइफाइड हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद उसका भाई अपनी बहन के शव को कंधे पर लेकर गांव तक पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ टाइफाइड होने के कारण एक नाबालिग की यहां पर मौत हो जाती है, जिसके बाद ना ही रेल चल रही है, ना ही सड़क मार्ग
खुले हुए हैं, जिस वजह से एक भाई को अपनी बहन का शव कंधे पर लाद कर गांव तक पहुंचना पड़ा। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें लखीमपुर खीरी से आप देख सकते हैं। बारिश के कहर के कारण जगह जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। ना ही रेल लाइनें चल रही है, ना ही बसें चल रही है, ना ही सड़क मार्ग ठीक है। और ऐसे में गांव तक पहुंचने के लिए युवक को अपनी बहन का शव कंधे पर लाद कर आगे चलना पड़ा। तो कंधे पर शव लेकर गांव तक युवक पहुंचा, बहन का शव लेकर गांव तक युवक पहुंचा और पैदल 5 किलोमीटर युवक को यहां पर चलना पड़ा। यानी कि जिस तरफ एक तरफ उत्तर भारत में मॉनसून का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती हुई दिख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राम जी। क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, ये आपको बता दें, जिस तरीके से वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, दिल को झकझोर करने वाली वीडियो है और सिस्टम को फेल होती हुई नजर की जो वीडियो है, जहां प्रशासन लाख तैयारी करके बात कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा अभी एक दिन पहले हुआ था, उन्होंने भी इंतजामों को लेकर विशेष निर्देश डीएम, एसपी और मंडल आयुक्त भी उनको दिए थे। लेकिन जिस तरीके से एक वीडियो आप देख रही हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक दो भाई अपनी बहन को जहाँ डोली ले जाने के लिए कंधे बनी होती है, उसी कंधे पे डेड बॉडी जो मृत बहन को लाद के 5 किलोमीटर लमसम चलते हैं। आपको बताते चल रही है कि ये जो एलनगंज पड़ता है, मैलानी क्षेत्र की रहने वाली ये शिवानी लड़की है जिसकी डेथ हो गई है और ये 15 वर्ष की इंटर की छात्रा थी। ये पलिया क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर ये इनका भाई पढ़ाई कर रहे थे। इसको टाइफाइड की बीमारी हुई, जो इसके भाई का कहना है टाइफाइड की बीमारी से जो इंतजाम से चारों तरफ शहर टापू बना हुआ, जो पलिया क्षेत्र में बाढ़ की वो विकराल रूप है कि आने जाने वालों की आने जाने बड़ी दिक्कतें हैं। तो किसी तरीके से ये जब पहुंचते हैं तो पहुंचने पहले ही इनकी मौत हो जाती है। और जिस तरीके से सिस्टम को फेल करते हुए कि 5 किलोमीटर तक लगातार एक भाई कंधे से कंधा बदल कर अपनी बहन की अर्थी को लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है। राम जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्या माना जाए? बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का दौरा भी करा था, हवाई निरीक्षण भी किया था, अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन हालांकि सिस्टम जो है पूरी तरह से यहां पर फेल साबित हो रहा है। बिल्कुल, ये आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा शारदा नगर में सारे अधिकारियों से विधायकों के साथ मीटिंग की थी और मीटिंग में दिशा निर्देश भी दिए गए थे। लखनऊ से बड़े अधिकारी जो इनके मंडल आयुक्त कमिश्नर रोशन जैकब भी आई हुई थी, डीएम, यहाँ सख्त निर्देश दिए गए थे कि ऐसा कोई ना पाए। लेकिन अगर सिस्टम की बात की जाए तो यह तो जो यहाँ पे जो नीचे के अधिकारी लोग हैं, अब लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है, बाढ़ क्षेत्र में एम्बुलेंस की ड्यूटी लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही, अगर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं है, तो जब मुख्यमंत्री जी का दौरा लगता है तो एसी से निकल के जो यहाँ के सीएमओ हैं उनकी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही रिया देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी जहां एक तरफ भीषण बारिश की वजह से कई सारे क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले वो अभी इसका प्रकोप झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात है और उसी का खामियाजा यहां पर जनता को उठाना पड़ रहा है। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं बाराबंकी जिले में संचालित हो रहे एक दिव्यांग अनाथालय में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संस्थान के प्रबंधक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिलाधिकारी बाराबंकी की तरफ से कमेटी का भी गठन कर अनाथालय का निरीक्षण कराया गया है। दिव्यांग अनाथालय में एक आश्रित को उसके घर और 3 अज्ञात आश्रितों को लखनऊ शिफ्ट कराया गया है। बता दें कि अनाथालय की संचालिका ने ही इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। संचालिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन की, जिसके बाद मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने संस्थान के प्रबंधक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। एक अमर दिव्यांग सेवा संस्थान नाम से संस्था जो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हुई थी 2021 में, और वो वहां पे दिव्यांग लोगों के वहां पे रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा, वहां गेस्ट स्पीकर्स बुला करके, टीचर्स बुला के पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें करते थे। तत्कालीन जो वहां पे दिव्यांग जिला कल्याण अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर बाराबंकी हो जाता है, तो वो यहाँ आकर के भी उसी संस्था का एक यहाँ पे ब्रांच हैदरगढ़ में किराए का एक लेकर के मकान उसमें खोलते हैं वो।
तो बाराबंकी से पूरा मामला, जहां दिव्यांग अनाथालय में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। अनाथालय के प्रबंधक पर गैंगरेप करवाने का आरोप लगा है। इस दौरान पुलिस ने अनाथालय के प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की व्यवस्थाएं, तो आखिर क्या लड़कियां अब अनाथालयों में भी सुरक्षित नहीं रह गई है? बाराबंकी से पूरा मामला, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दिव्यांग अनाथालय में गैंगरेप होता है। इस दौरान अनाथालय के प्रबंधक पर भी गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं अनाथालय की जो संचालिका थी, उसकी शिकायत पर पुलिस ने यह एक्शन लिया, जांच बैठाई, और जब जांच सही पाई गई तब जाकर अनाथालय के प्रबंधक समेत 3 लोगों पर यहां पर मामला दर्ज होकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता का। हमारे साथ रजी सिद्दीकी जुड़ गए हैं। रजी, अगर बात की जाए, पूरा मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां दिव्यांग अनाथालय में 2 लड़कियों के साथ, 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप होता है। क्या जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरेंद्रपुर में स्थित अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रय गृह का है। इस अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रय गृह की संचालिका सुनीता देवी, जो सालिकाराम ग्राम निवासी रानापुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ने 9/7 को हैदरगढ़ थाने में पुलिस को सूचना दी थी कि 21/6 को संस्था के डायरेक्टर राजेश कुमार रत्नाकर निवासी MGS दौराहा, जो सुल्तानपुर के हैं, उन्होंने अपने साथी राम कैलाश और अमृता देवी, पता अज्ञात जो लिखाया था, उन्होंने अपने सफेद कार से आश्रम आकर नरेंद्रपुर आश्रय गृह में मन बुद्धि युवकों को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए। उस पर पुलिस ने छानबीन करते हुए इन लोगों को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संस्था के प्रबंधक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी रजी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आता है, किस तरह से मामला जो है उजाले में आया, उजागर हुआ? जी, आपको बता दें, ये जब शिकायत की गई उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। फिर उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, बिल्कुल, यानी पुलिस ने हालांकि एक्शन ले लिया है। जो अनाथालय में जो नाबालिग लड़कियां हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? जी, फिलहाल अभी वहीं पे रखा गया है उन लोगों को, लेकिन उनमें जो है, जो संचालिका सुनीता देवी हैं, उनकी देखरेख में चल रहा है और बाकी पुलिस की निगरानी में भी उनको रखा गया है। जी बिल्कुल, यानी पुलिस की कार्रवाई लगातार इस मामले में जारी है और जल्द से जल्द सख्त एक्शन भी यहां पर लिया जाएगा। हालांकि डायरेक्टर समेत 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। रजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।